हेलो दोस्तों, मैं हूं सी अखिलेश महेश्वरी और आज है हमारी 30 मिनट्स अ डे एफएम रिवीजन क्लासेस का 9th डे। लास्ट क्लास में हमने थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था और हमने एनआई अप्रोच और एनवाई अप्रोच के बारे में पढ़ा था। जिसने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है वो जरूर वहां पे जाके देखें। और वीडियोज अगर अच्छे लग रहे हो आप सबको तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब भी अपन फटाफट से मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच पढ़ना स्टार्ट करते हैं और फिर ट्रेडिशनल अप्रोच, बस दैट्स ऑल। उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं बचा है अब यहाँ पर। तो देखो एमएम अप्रोच क्या कहता है। अच्छा, इससे पहले एमएम अप्रोच पढ़ें हम लोग क्या करते हैं, एक बार ये एनआई और एनवाई के जो फॉर्मूलाज हैं उन्हें वापस रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि यही फॉर्मूलाज हमारे एमएम में भी काम आने वाले हैं। तो चलिए हमने क्या सीखा था वो बात करते हैं। एनआई थ्योरी, नेट इनकम थ्योरी। मैंने कहा था एनआई थ्योरी के अंदर क्या था सर, एनआई थ्योरी के अंदर केडी कांस्टेंट होता है, केई कांस्टेंट होता है और केडी इज लोअर देन केई, केडी इज लोअर देन केई, केडी कांस्टेंट, केई कांस्टेंट और केडी इज लोअर देन केई। और क्यू क्या होगा, क्यू क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, क्यू क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ओके, अब क्यू हर बार वेरी कर रहा था तो हमें कैलकुलेट भी क्या करना है, क्यू कैलकुलेट करना है। क्यू कैलकुलेट करने का तरीका क्या बताया था, मैंने कहा ओवरऑल कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। तो आप ये देखिए कि आप ओवरऑल कैपिटल पे क्या कमा रहे हैं, दैट इज द क्यू। ओवरऑल कैपिटल पे क्या कमाया जा रहा है, ईबीआईटी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। तो ईबीआईटी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म करते ही आपके पास केओ निकल कर आ जाएगा, टोटल वैल्यू, वैल्यू ऑफ फर्म दैट इज डेट और इक्विटी। और इस पर आप कमा रहे क्या है, ईबीआईटी, सो इट इज केओ। अब मुझे चाहिए था वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आएगा, इक्विटी प्लस डेट करेंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म आएगा। डेट आपको गिवन होता है, अगर नहीं होगा तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट अपॉन केडी करके आप डेट कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, इंटरेस्ट अपॉन केडी करके आप डेट कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, और अगर दे रखा हो डायरेक्ट कि डेट का वैल्यू कितना है तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। इक्विटी कैसे कैलकुलेट होगा सर, इक्विटी, इक्विटी का रिलेशन किससे, मैंने कहा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए आप क्या कमाते हैं, मैंने कहा ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस हुआ तो बचेगा क्या, सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। क्यों सर, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना, नहीं देना, देयर इज नो इनकम टैक्स। एनआई और एनवाई अप्रोच दोनों में इनकम टैक्स नहीं था। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देना, नहीं, हम इस पूरे चैप्टर में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं थे। ओके, तो ईबीआईटी में से जैसे ही इंटरेस्ट लेस किया जाएगा वो जो बचेगा वो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर का रहेगा। ओके, तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट डिवाइड बाय के ही करूंगा तो क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। ओके, चलिए तो ये हमने पढ़ा था एनआई अप्रोच के बारे में। फिर एनओआई की बात करते हैं। एनओआई के अंदर क्या था सर, एनओआई के अंदर ऐसा था क्या सर, एनओआई के अंदर केडी कांस्टेंट और केओ कांस्टेंट था। ओके, अगेन केडी इज लोअर देन केई, बट क्या था, सस्ता डेट और महंगा इक्विटी दोनों एक दूसरे को सेट ऑफ कर देते हैं और आपका ओवरऑल कॉस्ट कांस्टेंट रह जाता है, ऐसा एनओआई थ्योरी का मानना है। दोनों ही थ्योरी डेविड ड्यूरेंट ने ही दी थी। ओके, अब केओ कांस्टेंट रहता है। अच्छा, चेंज क्या हो रहा है, केई, के क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा था। जैसे जैसे डेट बढ़ेगा वैसे वैसे के इंक्रीज होगा, डेट बढ़ेगा इंटरेस्ट बर्डन बढ़ेगा, इंटरेस्ट बर्डन बढ़ेगा रिस्क बढ़ेगा, रिस्क बढ़ेगा शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा। ओके, अब के इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल फैक्टर है के, तो के फाइंड आउट करना होता है। के का रिलेशन अगेन वही, के इक्विटी शेयर होल्डर्स के रिगार्डिंग होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए आप क्या कमाते हैं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट और डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो हम ये देख रहे हैं कि इक्विटी की वैल्यू पे आप उनके लिए कमा के कितना दे रहे हो, दैट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, अब इसके लिए मुझे एस चाहिएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आएगा, वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट। अब वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आएगा, ईबीआईटी अपॉन वैल्यू ऑफ ईबीआईटी अपॉन क्यू, दैट इज द वैल्यू ऑफ फर्म। ओके, तो ओवरऑल अर्निंग्स ईबीआईटी, ओवरऑल कॉस्ट क्यू एंड ओवरऑल वैल्यू दैट इज द वैल्यू ऑफ फर्म। तो बड़ा सेम सा पैटर्न था एनआई एनवाई का, फॉर्मूला सेम तरीके से जनरेट हो रहे हैं, ठीक है ना, बस उनको शफल किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं आगे, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच की तरफ, एमएम अप्रोच। एमएम अप्रोच, इन भाई साहब ने ये कौन से पीछे रहने वाले हैं, इन्होंने भी दो थ्योरी दे दी, एक विदाउट टैक्स और एक विद टैक्स। इस बार विद टैक्स, टैक्स भी आ गए। विदाउट टैक्स में तो ये बोल रहे हैं कि भैया सेम एज एनओआई, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में जैसा आपने बोला था कि क्या रहेगा, केडी इज लोअर देन केई और केओ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सेम इन्होंने भी कहा कि भैया हमारे अकॉर्डिंग भी केओ कांस्टेंट है और ओवरऑल कॉस्ट अगर कांस्टेंट रहने वाला है तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ फर्म भी कांस्टेंट रहेगा। ओवरऑल कॉस्ट कैसे कांस्टेंट रहेगा, चाहे कितना भी डेट इंक्रीज कर लो, टोटल फाइनेंसिंग सेम रहने वाली। बताया था ना मैंने कि 10 लाख की कैपिटल है, 10 लाख की कैपिटल में अब हम क्या करें, जैसे जैसे डेट बढ़ाएंगे इक्विटी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मैंने कहा कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर रख लो तुम, कितना भी डेट बढ़ा लो, कितना इक्विटी कम कर लो, लेकिन आपका क्यों ओवरऑल कॉस्ट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। मतलब डेट जीरो होगा तब भी वही बात है और डेट पूरा का पूरा अगर रख लो तब भी वही बात है, ठीक है ना। ओके, तो ओवरऑल कॉस्ट सेम रहेगा
अब ओवरऑल कॉस्ट सेम रहेगा तो कंपनी का टोटल वैल्यू भी सेम रहेगा, क्योंकि ईबीआईटी तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है। अगर मैं ईबीआईटी अपॉन केओ करता हूं तभी तो वैल्यू ऑफ फर्म आता है। अब आप कह रहे हो केओ कांस्टेंट है, ओके, ईबीआईटी कांस्टेंट था ही पहले से ही, तो वैल्यू ऑफ फर्म भी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे अनलीवर्ड फर्म हो चाहे लीवर्ड फर्म हो, आपका वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है। आपका वैल्यू क्या रहेगा फर्म का, सेम रहेगा, चाहे अनलीवर्ड फर्म हो चाहे लीवर्ड फर्म हो। सर अनलीवर्ड फर्म क्या होता है, अनगियर्ड फर्म, और लीवर्ड फर्म क्या होता है, गियर्ड फर्म। अरे सर ये क्या होता है अनलीवर्ड अनगियर्ड, जहां पर जिस कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट यूज नहीं हो रहा है वो हो गया अनलीवर्ड फर्म, और जहां पर डेट यूज हो रहा है वो हो गया लीवर्ड फर्म या गियर्ड फर्म। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख के दिया लीवर्ड फर्म इज अ फर्म व्हिच हैज डेट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। तो विदाउट टैक्स तो हो गया, जैसा एनओआई पढ़ा था सेम वही है एमएम विदाउट टैक्स। नाउ एमएम विद टैक्स की बात करते हैं। आप सबको पता है कि अगर टैक्स को कंसिडर किया जाएगा तो इंटरेस्ट पर टैक्स सेविंग को भी कंसिडर किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा सर। इंटरेस्ट की टैक्स सेविंग का एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो अब क्या होगा सर, सो एमएम विद टैक्स के अंदर इन्होंने कहा सर वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। ऐसा क्यों, टैक्स है ना, टैक्स टैक्स होगा तो क्या होगा, जो डेट है, अगर लीवर्ड फर्म मतलब जहां पर डेट यूज हो रहा है, डेट यूज होगा तो इंटरेस्ट पेमेंट होगा, इंटरेस्ट पेमेंट होगा तो उस खर्चे पर टैक्स सेविंग भी होगा, जिसकी वजह से आपको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। इसलिए वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म विल बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। ओके, अब सर ये फॉर्मूलाज कैसे होंगे, बड़े आसान फॉर्मूलाज हैं, बड़े आसान फॉर्मूलाज हैं। पहले आप वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म पता कीजिए। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म पता कैसे करेंगे सर, वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला हुआ करता था अब तक ईबीआईटी अपॉन केओ, बिल्कुल होता था सर, वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला होता था अब तक ईबीआईटी अपॉन केओ। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं पता करने जा रहा हूं क्या, एमएम विद टैक्स के अंदर। अब एमएम विद टैक्स में क्या होगा, आपकी अर्निंग्स को आफ्टर टैक्स बना दिया जाएगा, और आफ्टर टैक्स बनाने के लिए इंटू 1 माइनस टी किया जाता है, डिवाइड बाय क्यू। मैंने कहा क्यू क्या होगा, अगर डेट है ही नहीं, अगर डेट है ही नहीं, क्यों, क्योंकि हम अनलीवर्ड फर्म की बात कर रहे हैं, अनलीवर्ड फर्म, अगर डेट है ही नहीं तो केवल आपकी कैपिटल में इक्विटी है। दैट मीन्स जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वही ओवरऑल कॉस्ट है। कल भी मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि के और के की शुरुआत एक ही है, क्यों, क्योंकि जीरो डेट पे के और के बराबर होते हैं। तो अनलीवर्ड फर्म के अंदर के और के बराबर होते हैं, तो फॉर्मूला क्या बन गया, ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी अपॉन के ओ कह दो चाहे के ही कह दो, अनलीवर्ड फर्म है। ओके, फिर उसके बाद लीवर्ड फर्म का वैल्यू कैसे आएगा, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डेट इनटू टैक्स रेट, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डेट इनटू टैक्स रेट। डेट के कारण जो भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के कारण टैक्स सेविंग आपको मिल रहा है, उस वजह से आप अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। सर इस फॉर्मूला को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे, बिल्कुल करेंगे ना, देखो बाकी तो याद रख लो ना, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डेट इनटू टैक्स रेट। और अगर मैं एक्सप्लेन फिर भी करूं तो क्या रहने वाला है, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डेट इनटू टैक्स रेट। अब समझना डेट कैसे कैलकुलेट होता है, कल सिखाया था मैंने, डेट का रिलेशन किससे, वही एनआईएनवाई के अंदर देखो जरा चल के। डेट अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, इंटरेस्ट अपॉन केडी करके क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ डेट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल। तो अभी मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, इंटरेस्ट अपॉन केडी दैट इज डेट। और ये मैंने आपको वैसे भी सिखाया था, याद करो परपेचुटी वाला, लास्ट क्लासेस में सिखाया था, परपेचुटी वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी सिखाया था कि नहीं सिखाया था। तो किसी भी सिक्योरिटी का आज का प्राइस उससे मिलने वाले फ्यूचर बेनिफिट्स का प्रेजेंट वैल्यू होता है, बिल्कुल होता है। तो वैसे ही आज अगर तुम डेट का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो डेट पे क्या हो रहा है, रेगुलर अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिवाइडेड बाय क्या करना, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट इज द केडी। तो इंटरेस्ट अपॉन केडी करके डेट का वैल्यू आ जाता है, ओके, इनटू टैक्स रेट जो था वो तो है। ओके, इंटरेस्ट को अब समझ, इस इंटरेस्ट को अगर मैं इस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, इंटरेस्ट पर होने वाला टैक्स सेविंग, इंटरेस्ट की वजह से जो टैक्स सेविंग होगा वो अमाउंट निकल आ जाएगा, दैट इज द टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला एक तरीके से ये भी बन सकता है क्या, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय केडी, डिवाइडेड बाय केडी। अब टैक्स सेविंग आपका हर साल का बेनिफिट है ना, उस बेनिफिट को आप क्या कर रहे हो, कैपिटलाइज कर रहे हो, केडी से डिवाइड करके क्या कर रहे हो, कैपिटलाइज। मतलब मान लो आपका हर साल का टैक्स सेविंग है 1000 रुपए और आपका केडी आ रहा है 10%, आपका रिक्वायर्ड रिटर्न है 10%। दैट मीन्स ये वैल्यू कितना क्रिएट कर रहा है, 10,000 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है।
क्योंकि आपका हर साल का फायदा 1000, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% है, दैट मींस ये 10,000 के बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल, इससे आपका वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म ऑलवेज। ओके, अगर टैक्स हो तो। चलिए, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। बाकी सिंपल सा फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डेट इनटू टैक्स रेट। अब बाकी फॉर्मूलाज, मान लो आपको केई कैलकुलेट करने को बोले तो अनलीवर्ड फर्म में तो केई और केओ बराबर होते हैं। ओके, लीवर्ड फर्म में क्या होगा सर? केई का फॉर्मूला क्या होता था? अब तक क्या पढ़ा था आपने केई का फॉर्मूला? अब तक हमने देखा था ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी, दैट इज द केई। हाँ सर, बिल्कुल पढ़ा था। अब आप एक बात, लीवर्ड फर्म के लिए पता कर रहे हो ना, तो इक्विटी का वैल्यू भी कौन सा वाला चाहिएगा? लीवर्ड फर्म का चाहिएगा। ओके, और क्योंकि आप टैक्स को कंसिडर कर रहे हैं तो इसलिए अर्निंग्स जो भी होगा वो आफ्टर टैक्स कंसिडर किया जाएगा। तो वही बेसिक फॉर्मूलाज है जिसमें आफ्टर टैक्स का इफेक्ट दे देना है, और लीवर्ड हो तो लीवर्ड के डेटा लेने हैं, अनलीवर्ड फर्म हो तो अनलीवर्ड के डेटा लेने हैं। ओके, नाउ केओ, केओ कैसे रहेगा? मैंने कहा अनलीवर्ड में तो केओ और केई बराबर होते हैं। अनलीवर्ड में तो केओ और केई बराबर होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं जी। कैसे कैलकुलेट होगा? केओ कैसे कैलकुलेट होता है आज तक? ईबीआईटी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। बस ईबीआईटी को अभी क्या करना, आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट कर देना, और वैल्यू किसका? अनलीवर्ड का पता कर रहे हो तो वैल्यू भी किसका लोगे? अनलीवर्ड फर्म का लोगे। अच्छा, लीवर्ड फर्म की बात करें, लीवर्ड फर्म में केओ कैसे आएगा? फॉर्मूला वही ईबीआईटी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म, बस वैल्यू ऑफ फर्म कौन सा ले लोगे? लीवर्ड फर्म का ले लोगे, और ईबीआईटी को आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट कर दोगे। तो वही फॉर्मूलाज है जो हमने लास्ट क्लास में सीखे थे, बस अर्निंग्स को इनटू 1 माइनस टी करना है। लीवर्ड फर्म के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो वैल्यू भी लीवर्ड फर्म का लोगे, या इक्विटी का जो वैल्यू है टोटल वैल्यू ले लो वी, या इक्विटी का वैल्यू ले लो, वो भी किसका लिया जाएगा? लीवर्ड फर्म का लिया जाएगा। अनलीवर्ड के लिए बात कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ फर्म भी अनलीवर्ड फर्म का लिया जाएगा, या इक्विटी वैल्यू भी अनलीवर्ड का लिया जाएगा। ठीक है ना? ओके, तो फॉर्मूलाज बिल्कुल सेम। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। There are two firms, P and Q, which are identical except P does not use any debt in its capital structure. दो फर्म है, दोनों सेम है कैपिटल के मामले में, बस उनका कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या है? P कोई डेट यूज नहीं करता, मतलब अनलीवर्ड फर्म है, और Q क्या कर रहा है? डेट यूज कर रहा है, मतलब लीवर्ड फर्म है। ओके, अब बोथ द फर्म हैव ईबीआईटी ऑफ 2,60,000। दोनों फर्म का ईबीआईटी कितना बता रहे हैं? दोनों फर्म का ईबीआईटी 2,60,000, क्योंकि टोटल कैपिटल सेम रहेगा तो ईबीआईटी सेम रहेगा। केई कितना बता रहे हैं? 10%। केई बता रहे हैं 10% किसमें? अनलीवर्ड फर्म में। ऑब्वियसली केई बताया जा रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कि अगर आप इक्विटी से पैसा रेज करते हैं तो आपको कॉस्ट कितने आने वाली है? 10%। ओके, तो केई आपको दे रखा है 10%। ऑब्वियसली अनलीवर्ड फर्म में तो केई और केओ क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैक्स रेट कितना बता रखा है? 30%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दीज फर्म एज पर एमएम अप्रोच। ओके, टैक्स रेट है ना? बिल्कुल है। तो विद टैक्स वाले फॉर्मूलाज लगेंगे, तो पहले अनलीवर्ड फर्म का वैल्यू आएगा, फिर लीवर्ड फर्म का वैल्यू आएगा। अब अनलीवर्ड फर्म कौन सी है? P, और लीवर्ड कौन सी है? Q। तो पहले P का वैल्यूएशन करते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ P। अनलीवर्ड फर्म का वैल्यू, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, फॉर्मूला क्या लगेगा? ईबीआईटी अपॉन Q। ईबीआईटी को बस क्या करना है? आफ्टर टैक्स करना है। और Q कैसे आएगा सर? अनलीवर्ड फर्म है ना, अनलीवर्ड फर्म में डेट नहीं होता, डेट नहीं होता, जो इक्विटी है वही ओवरऑल कैपिटल है। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू ओवरऑल कॉस्ट। तो जो के दे रखा था तुमको 10%, वही केओ कहलाएगा। तो 2,60,000 ईबीआईटी दे रखा था, इंटू 1 माइनस टैक्स रेट कर दिया आपने, 1 माइनस 0.30 अपॉन के किया 0.10, आपके पास वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म आ गया। अब वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म कैसे आएगा? फर्म क्यू का वैल्यूएशन कैसे आएगा? वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस दैट इनटू टैक्स रेट। तो अनलीवर्ड फर्म का वैल्यू हमारे पास आ रखा था, इसके अंदर हम क्या कर देंगे? इसके अंदर हम ऐड कर देंगे डेट इनटू टैक्स रेट। डेट का वैल्यू कितना था? 8 लाख रुपए का डिवेंचर्स था, 8 लाख रुपए का डिवेंचर्स, इंटू टैक्स रेट 30%। तो 8 लाख इंटू 30% कितना? 2,40,000 इसमें ऐड हो जाएगा, और वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म आ जाएगा। डन, बड़ा आसान था। बिल्कुल सर। चलिए एक और क्वेश्चन हम इसके रिगार्डिंग करते हैं। प्रैक्टिकल प्रैक्टिस लिमिटेड इज एन ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी। ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी मतलब, इसका मतलब इसके अंदर टोटल कैपिटल में केवल और केवल इक्विटी से पैसा रेज कर रखा है। बिल्कुल, विद अ मार्केट वैल्यू ऑफ 25 लाख। ओके, इसका मतलब आपको वैल्यूएशन दे रखा है इस कंपनी का। अब वैल्यूएशन दे रखा है तो ये तो इक्विटी फर्म है ना, इक्विटी फर्म है तो ये अनलीवर्ड फर्म हो गया, तो ये है वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दे रखा है 21%। ओके, 21% दे रखा है, इसका मतलब इक्विटी का कॉस्ट 21% है। दैट मीन्स क्या हुआ? अनलीवर्ड फर्म के अंदर जो के है वही केओ होता है। कंपनी वांट्स टू बाय बैक इक्विटी शेयर। अब कंपनी क्या करना चाह रही है? इक्विटी शेयर्स तो बाय बैक कर रही है, मतलब अपने मार्केट से इक्विटी को कम कर रही है 5 लाख रुपए, एंड बाय इशूइंग
एंड रेजिंग 15% परपेचुअल डेट ऑफ सेम अमाउंट। तो 5 लाख से तो इक्विटी कम कर लेगी और डेट को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। तो इक्विटी का पोर्शन कम होगा, डेट का पोर्शन उतना अमाउंट से बढ़ जाएगा, तो टोटल कैपिटल तो सेम रहेगा लेकिन टोटल कैपिटल में डेट का प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा और अब ये बन जाएगा लीवर्ड कंपनी। ओके, अनलीवर्ड से लीवर्ड का सफर है ये। नाउ टैक्स रेट दे रखा 30%। आफ्टर द कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग एंड अप्लाइंग एमएम मॉडल विद टैक्स, कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग मतलब बायबैक करने के बाद, डेट रेज करने के बाद, इक्विटी कम किया, डेट बढ़ाया, उसके बाद आपको बताना है क्या, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और ओवरऑल कॉस्ट। तो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म कैसे आएगा सर, वैल्यू ऑफ लीवर्ड के लिए पहले वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड चाहिए ना, हाँ चाहिए, बट वो तो मिल रखा है, लो जी 25 लाख रुपए, प्लस डेट इंटू टैक्स रेट, डेट कितने से बढ़ जाएगा, 5 लाख से डेट बढ़ जाएगा, इंटू टैक्स रेट 30% मतलब 1.5 लाख रुपया और इंक्रीज कर दो, 25 लाख प्लस 1.5 लाख कितना, 26 लाख 50,000। ये आ गया है वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन, के कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी, अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब मुझे चाहिए के किसके केस में, आफ्टर द कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग, आफ्टर द कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग मतलब बायबैक के बाद, डेट रेज करने के बाद, मतलब लीवर्ड फर्म का। तो अब लीवर्ड फर्म का के अगर चाहिएगा तो इक्विटी भी किसका चाहिएगा, लीवर्ड फर्म का इक्विटी वैल्यू मुझे चाहिएगा। और अर्निंग्स को ऑब्वियसली क्या करना होगा, टैक्स है इसलिए आफ्टर टैक्स करना होगा, फॉर्मूला डिराइव हुआ, बिल्कुल डिराइव हुआ। अब मेरे को क्या क्या गिवन है देखो, क्या ईबीआईटी क्वेश्चन में दे रखा था, नहीं दे रखा था, ईबीआईटी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट दे रखा था, बिल्कुल इंटरेस्ट में कैलकुलेट कर सकता था, 5 लाख का डेट है, 15% रेट है तो 75,000 ये तो आ जाएगा। टैक्स रेट दे रखा था, बिल्कुल टैक्स रेट 30% दे रखा था, ये भी ठीक है, ओके। बट ना तो मेरे पास ईबीआईटी है और ना ही मेरे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी है, तो अब ये कैसे आएगा। मैंने कहा देखो, ईबीआईटी तो चाहे अनलीवर्ड फर्म हो चाहे लीवर्ड फर्म हो सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल, चाहे अनलीवर्ड हो चाहे लीवर्ड हो, चाहे डेट कितना भी यूज करो, तुम्हारा ईबीआईटी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो क्या मैं अनलीवर्ड फर्म के ईबीआईटी को कैलकुलेट कर सकता हूं क्योंकि वो मेरे लीवर्ड फर्म में काम आएगा, बिल्कुल। तो अनलीवर्ड फर्म का ईबीआईटी कैसे आएगा, मैंने कहा अनलीवर्ड फर्म का वैल्यू ऑफ फर्म अपने पास है 25 लाख, फॉर्मूला लगाइए, ईबीआईटी फाइंड आउट हो जाएगा, ईबीआईटी आ जाएगा 7,50,000 रुपए। ओके, यही अनलीवर्ड फर्म का ईबीआईटी लीवर्ड फर्म का ईबीआईटी हो जाएगा क्योंकि चाहे लीवर्ड हो चाहे अनलीवर्ड, ईबीआईटी तो सेम रहने वाला है ना, टोटल कैपिटल अगर सेम है तो ईबीआईटी सेम रहेगा। यही ईबीआईटी मैंने यहां पर यूज कर लिया, बिल्कुल। अब बात आती है वैल्यू ऑफ इक्विटी लीवर्ड फर्म में, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आएगा सर, टोटल वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म अपने पास है, बिल्कुल है ना, यहाँ पे 26,50,000 कैलकुलेट किया था, उसमें से डेट हटा दीजिए 5 लाख, यह आ जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी, यह आ जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी। ये वैल्यू ऑफ इक्विटी मैंने यहां पर यूज किया और के फाइंड आउट हो गया। ओके, ईबीआईटी किससे फाइंड आउट किया, अनलीवर्ड फर्म से, क्योंकि अनलीवर्ड फर्म और लीवर्ड फर्म का ईबीआईटी सेम रहने वाला है क्योंकि टोटल कैपिटल सेम है। ओके, वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे पता किया, लीवर्ड फर्म का पता करना था, टोटल वैल्यू मुझे पता थी लीवर्ड की, उसमें से डेट हटा दिया, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया, डन। नेक्स्ट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल केओ। अब केओ का फॉर्मूला क्या होता है सर, केओ का फॉर्मूला होता है सर ईबीआईटी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। ओके, अब ईबीआईटी तो क्या करना है, आफ्टर टैक्स करना है, और वैल्यू ऑफ फर्म कौन सा वाला लेना है, लीवर्ड फर्म का लेना है, बस आ जाएगा। ईबीआईटी मेरे पास है, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म मेरे पास है, टैक्स रेट मेरे पास है, तो केओ आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। सो इट इज केओ इन द लीवर्ड फर्म, डन, बड़ा आसान। अच्छा, क्यू का एक फॉर्मूला ये भी आप यूज कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट, बट ज्यादा इजीली ये हो पा रहा था इसलिए हमने ये वाला यूज कर लिया। नाउ आपके मॉड्यूल में कहीं पे भी क्वेश्चन मिलेगा तो ये वाला भी सॉल्व किया हुआ है। ओके, नाउ ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहते हैं, सबसे लास्ट में सबसे बेस्ट है ना, सबसे बेस्ट यही है, बाकी तो मैंने कहा ना कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमियां नजर आती हैं। यहाँ देखो, यहाँ क्या कहते हैं, जैसे जैसे डेट बढ़ेगा, डेट का आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या इंपैक्ट आने वाला है, अभी देखते हैं सर डेट का हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या इंपैक्ट आने वाला है। पहली बात तो कितना भी डेट इंक्रीज कर लो आपकी कॉस्ट ऑफ डेट में कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है ना। क्यों क्यों क्या हो रहा है सर, क्यों पहले डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है, ये क्या चक्कर है, और के इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो सर क्या मानना है इसका, यहां पर देखो एट फर्स्ट स्टेज 3 स्टेज में बंटा हुआ है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। एट फर्स्ट स्टेज यूज ऑफ डेट कैपिटल, जैसे जैसे आप डेट यूज करेंगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में,
उससे क्या होगा, आपकी ओवरऑल कॉस्ट क्या होगी, डाउन होगी। उससे आपकी ओवरऑल कॉस्ट डाउन होगी। क्यों डाउन होगी, क्योंकि डेट सस्ता होता है। अब डेट सस्ता होता है तो क्या होगा, सस्ता माल जैसे जैसे उठाओगे वैसे वैसे आपकी ओवरऑल कॉस्ट डाउन होगी। उसके बाद सेकेंड स्टेज इज द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब वहां पे आपका ओवरऑल कॉस्ट मिनिमम होगा। वहां पे आपका ओवरऑल कॉस्ट मिनिमम है, कॉस्ट इज मिनिमम। कॉस्ट मिनिमम होगा तो वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपकी कॉस्ट मिनिमम होगी। लेकिन इस इससे भी ज्यादा अगर तुम डेट बढ़ाते हो, अगर इससे भी ज्यादा तुम डेट बढ़ाते हो तो भैया अब अब क्या हो रहा है, अब ये केई नहीं रुकने वाला है। इक्विटी शेयर होल्डर की रिस्क बढ़ने वाली है। रिस्क बढ़ेगी तो केई स्पीडली बढ़ेगा। केई स्पीडली बढ़ेगा तो अब सस्ता डेट महंगे इक्विटी को सेट ऑफ नहीं कर पाएगा, और उस केस में आपका केओ इंक्रीज हो जाएगा। एनवाई क्या बोलता था, या एम विदाउट टैक्स क्या बोलता था, केओ कांस्टेंट रहेगा। और भाई केओ कांस्टेंट कैसे रहेगा, क्योंकि अगर डेट का प्रोपोर्शन आप अपने आप बढ़ाते जाओगे, डेट बर्डन वाली जो कंपनीज होती है वहां पर हमेशा ये माना जाएगा रिस्क ज्यादा रहेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट उनकी ज्यादा है। और रिस्क ज्यादा रहेगा तो शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन हमेशा ज्यादा रहेगा, और इतना ज्यादा रहेगा कि आपका ओवरऑल कॉस्ट कभी कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, आपका ओवरऑल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा ही होगा। तो थर्ड स्टेज में क्या बोला कि भैया डेट प्रोपोर्शन अगर आप इतना बढ़ा लेते हैं बियॉन्ड एन एक्सेप्टेड लिमिट, तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज होने लगेगी, और ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज होने का मतलब है आपकी टोटल वैल्यू ऑफ फर्म डिक्रीज होने लगेगी। ओके, दैट इज द ट्रेडिशनल अप्रोच। सर इसके फॉर्मूलाज क्या रहेंगे, इसके भी कोई अलग फॉर्मूलाज नहीं है, जो हमने एनआई एनओआई वाले पढ़े हैं हम उसी को ही यूज करेंगे। क्वेश्चन आएगा, आप अपने आप उन्हीं चीजों को यूज करते हुए जो फाइंड आउट करने को बोला गया है उन्हें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो ये था आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। समझ में आया, 3 स्टेज में था। फर्स्ट स्टेज डाउन होगा क्यों, सेकंड स्टेज डाउन होकर इतना डाउन हो चुका है कि अपने मिनिमम लेवल पे पहुंच गया है, और थर्ड दैट इज द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, एंड थर्ड इज क्या, आपका की इंक्रीज होता जा रहा है, इसलिए इतना इंक्रीज हो गया है कि आपका ओवरऑल कॉस्ट भी अब इंक्रीज हो जाएगा। अब सस्ता डेट महंगे इक्विटी को सेट ऑफ नहीं कर पाएगा। ओके, तो चलिए, ये आपका थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे कौन सा, कैपिटल बजटिंग। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है वो। और चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।